दोस्तों, अभी इस वक्त जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। आप अंधेरों के एक ऐसी ओशन में 5 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रहे हो। आप एक ऐसी मॉन्स्टर को ऑर्बिट कर रहे हो जिसे आप देख तक नहीं सकते। एक ऐसी स्पाइरल में फंसे हो जिसे आप फोटोग्राफ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आप स्पेस में एक ऐसी रॉक पर रेस कर रहे हो जो इतनी छोटी है कि अगर कल पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्ट्री खत्म हो जाए तो गैलेक्सी को पता भी नहीं चलेगा। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलूंगी जहां डिस्टेंसेस दिमाग से बाहर हैं, स्ट्रक्चर्स इमेजिनेशन से बड़े हैं। तो तैयार हो जाओ फील करने के लिए इम्पॉसिबली स्मॉल। पहले मैं समझाती हूँ एक लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। और दोस्तों, लाइट यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, 670 मिलियन एमपीएच। फिर भी एक लाइट ईयर कवर करने में पूरा साल लगता है। माइल्स में समझो 5.8 ट्रिलियन माइल्स। आपकी कार को इस डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए 6 मिलियन ईयर्स कंटिन्यूअसली ड्राइव करना पड़ेगा। 6 मिलियन ईयर्स। इमेजिन करो, जब मॉडर्न ह्यूमंस भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब से आज तक ड्राइव करते रहो, तब भी सिर्फ पार्टवे ही पहुंचोगे। साइंटिस्ट स्पेस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि कुछ चीज 17 ट्रिलियन माइल्स दूर है, तुम्हारे ब्रेन को कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं 3 लाइट ईयर्स दूर है, तो एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। हमारा स्टार गैलेक्टिक सेंटर को रफली 26,000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है। गैलेक्सी खुद एज से एज तक 100,000 लाइट ईयर्स स्ट्रेच करती है। इन नंबर से डर लगना चाहिए। इन नंबर से आपको रियलिटी से अनटेदर्ड फील होना चाहिए, क्योंकि लाइट ईयर तो बस सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम इस जर्नी में यूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हम एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। ओरायन आर्म में। कभी कभी इसे ओरायन स्पर भी कहते हैं। ये एक माइनर स्पाइरल आर्म है जो दो बड़े स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करती है। गैलेक्सी के कई मेजर स्पाइरल आर्म्स हैं। पर्सियस आर्म सेंटर से हमसे ज्यादा दूर है। सैजिटेरियस आर्म कोर की तरफ कर्व करती है। हम इन जायंट्स के बीच एक डायगोनल ब्रिज में बैठते हैं। डेकेड्स तक एस्ट्रोनॉमर्स डिबेट करते रहे। कुछ इसे स्पर कहते थे, अदर्स इंसिस्टेड इट्स अ फुल आर्म। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस ने आर्ग्यूमेंट सेटल कर दिया, ये सब्सटैंशियल इनफ है टू मैटर। आप इस आर्म के मिडिल में नहीं हो, एज पर भी नहीं। आप इनर बाउंड्री के करीब बैठते हो, वो पार्ट जो गैलेक्टिक सेंटर की तरफ फेस करता है। ये प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। लोकेशन डिसाइड करती है कि आप नाइट स्काई में क्या देखते हो। ये आपकी सेफ्टी डिसाइड करती है। ये डिसाइड करती है कि कोर से रेडिएशन आप तक पहुंचती है या नहीं। हमारी पोजीशन से गैलेक्टिक सेंटर तक की डिस्टेंस डेकेड्स में इंक्रीजिंग प्रिसिजन के साथ मेजर हुई है। करंट कंफर्म्ड एस्टिमेट हमें रफली 26,000 लाइट ईयर्स आउट प्लेस करती है। कुछ मेजरमेंट्स 27,000 सजेस्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी इतनी इनॉर्मस स्पैन्स अक्रॉस डिस्टेंसेस मेजर करने की डिफिकल्टी से आती है, जब हम उसी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप्ड हैं जिसे हम मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझाती हूँ। ये ऐसे है जैसे एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े होकर फॉरेस्ट का साइज मेजर करने की कोशिश करना। आप इंडिविजुअल ट्रीज देख सकते हो, उनके बीच वॉक कर सकते हो, लेकिन डिटरमिन करना कि फॉरेस्ट कहाँ खत्म होता है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स चाहिए। गैलेक्सी के लिए एस्ट्रोनॉमर्स स्टेलर क्लस्टर्स, गैस क्लाउड्स और स्टार्स की मोशंस यूज करते हैं एक मैप बनाने के लिए। हमारी पोजीशन सेंटर पर नहीं है, एज पर भी नहीं है। ये रफली हाफ वे बिटवीन है। अगर गैलेक्सी एक वाइनल रिकॉर्ड होती तो हम लेबल और रिम के बीच कहीं मिडवे होते। ये हाफ वे पोजीशन का मतलब ये है कि हम कोर से इतने दूर हैं कि उसकी वायलेंस से बच सकते हैं, लेकिन इतने करीब हैं कि हमारे आसपास की रिच स्टेलर पॉपुलेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन गैलेक्टिक प्लेन के साथ अलाइन नहीं है। हम रफली 60 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड हैं। ये ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे गैलेक्सी के थ्रू साइडवेज सेल कर रहे हो। इस टिल्ट का मतलब है कि जब आप मिल्की वे की बैंड को नाइट स्काई के अक्रॉस स्ट्रेच करते देखते हो, तो हम गैलेक्टिक डिस्क का एज ऑन व्यू एक डायगोनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर या नीचे। हम थोड़ा ऊपर बैठते हैं रफली 55 लाइट ईयर्स से। ये गैलेक्टिक स्केल्स पर बेयरली कुछ है। हम प्रैक्टिकली गैलेक्सी के डिस्क के इक्वेटर के साथ राइड कर रहे हैं। मिड प्लेन के साथ ये प्रॉक्सिमिटी हमें स्टार्स और डस्ट के थिकेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में एम्बेड करती है। लेकिन इस लोकेशन के बारे में कुछ और भी स्ट्रेंजर है जिसके बारे में कोई नहीं बताता।
मैं आपको बताती हूँ, मिल्की वे डिस्क जैसी दिखती है, सबको ये पता है, लेकिन जो नहीं बताते वो ये कि वो डिस्क एक्चुअली कितनी शॉकिंगली फ्लैट है। गैलेक्सी 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस स्ट्रेच करती है, फिर भी डिस्क जहां मोस्ट स्टार्स रहते हैं, स्पाइरल आर्म्स पर सिर्फ 1000 लाइट ईयर्स थिक है। एक कागज का शीट लो, इसकी विड्थ और थिकनेस का रेशियो रफली वही है जो गैलेक्सी का है। आप कॉस्मिक ओरिगेमी के अंदर रह रहे हो। ये फ्लैटनेस एक जेंटल कर्व नहीं है, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक थिन प्लेन में एक्सट्रीम कंप्रेशन है। ये इस शेप में क्यों फॉर्म होता है? रोटेशन। पूरी गैलेक्सी स्पिन करती है। जैसे ये स्पिन करती है, ग्रेविटी सब कुछ एक कॉमन प्लेन की तरफ पुल करती है, जबकि एंगुलर मोमेंटम टोटल कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। मैं समझाती हूँ। इसके बारे में पिज्जा डो की तरह सोचो, जो हवा में स्पिन कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इसे फ्लैट स्ट्रेच करते हैं। गैलेक्सी के कोर पर सेंट्रल बल्ज इस पैटर्न को ब्रेक करती है। वहाँ स्टार्स एक स्फीयर में क्लस्टर करते हैं, जो रफली 10,000 लाइट ईयर्स डायमीटर में है। लेकिन बल्ज के बाहर डिस्क डोमिनेट करती है। हमारी पोजीशन गैलेक्टिक प्लेन के थोड़ा ऊपर 55 लाइट ईयर से कम एक मतलब है कि हम ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वेटर पर बैठते हैं। और करीब होते तो हम इंटरस्टेलर डस्ट के डेंसेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में सबमर्ज होते। वो डस्ट विजिबल लाइट को ब्लॉक करती। ये डिस्टेंट स्टार्स की हमारी व्यू को ऑब्स्क्योर करते और हमारी वैंटेज पॉइंट से एस्ट्रोनॉमी नियरली इम्पॉसिबल बना देती। थिन डिस्क में सबसे यंग स्टार्स हैं, कोलैप्सिंग गैस क्लाउड से न्यूबॉर्न। थिक डिस्क रफली 2000 लाइट ईयर्स के आसपास कुछ रीजन्स में थोड़ा पफियर है। वो ओल्डर स्टार्स होल्ड करती है, जो ग्रेविटेशनल इनकाउंटर से थिन डिस्क से बाहर किक आउट हो गए हैं। अगर आप किसी तरह गैलेक्सी के बाहर खड़े होकर इसे एज ऑन देख सको, तो आपको स्पेस के अक्रॉस एक ग्लोइंग लाइन स्ट्रेच करती दिखाई देगी। सेंट्रल बल्ज बीच में एक ब्राइट बल्ज की तरह अपीयर होती। डिस्क एजेस पर ऑलमोस्ट नथिंग तक टेपर होती। उस पर्सपेक्टिव से मिल्की वे एक मजेस्टिक स्पाइरल के ज्यादा एक कॉस्मिक रेजर ब्लेड जैसी दिखती। ये फ्लैटनेस एक स्ट्रेंज ऑप्टिकल इफेक्ट क्रिएट करती है। जब आप मिल्की वे बैंड को नाइट स्काई के अक्रॉस आर्क करते देखते हो, तो आप बिलियंस ऑफ स्टार्स की कंबाइंड लाइट देख रहे हो, जो उस थिन डिस्क में कंप्रेस्ड है। आप डिस्क के अंदर से उसके थ्रू देख रहे हो। स्टार्स की डेंसेस्ट कॉन्सेंट्रेशंस उस बैंड के साथ लाई करती हैं, क्योंकि वही वो प्लेन आपके फील्ड ऑफ व्यू को कट करती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इस फ्लैटनेस का मतलब कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते। आप अभी एक स्पीडिंग बुलेट से ज्यादा तेज मूव कर रहे हो, बहुत ज्यादा। आप ह्यूमैनिटी के बनाए किसी भी रॉकेट से तेज मूव कर रहे हो, बस आप इसे फील नहीं कर सकते। पूरा सोलर सिस्टम हमारे स्टार से लेकर एज पर सबसे दूर आईसी बॉडीज तक गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड 500,000 माइल्स पर आवर से रेस कर रहा है। ये स्पीड डेकेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट से कंफर्म हुई है। साइंटिस्ट स्टार्स की मोशन ट्रैक करते हैं, उनकी लाइट में डॉपलर शिफ्ट मेजर करते हैं और ऑर्बिटल वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। हम स्पेस के थ्रू ऐसी वेलोसिटीज पर हॉल कर रहे हैं जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वेपराइज कर देगी, जिसे हम बिल्ड कर सकते हैं। आप इसे फील क्यों नहीं करते? मैं बताती हूँ। सेम रीजन जिससे आप अर्थ की रोटेशन फील नहीं करते। आप उसके साथ मूव कर रहे हो। आपके आसपास की हर चीज वही वेलोसिटी शेयर करती है। हवा, जमीन, बिल्डिंग्स, ऊपर के क्लाउड्स, सब कुछ गैलेक्टिक कोर के अराउंड एक सिंक्रोनाइज्ड रश में साथ मूव करता है। स्पेस में कोई विंड रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई सेंसेशन ऑफ मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेंज हो जाता है। 500,000 माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड से मूव करने के बावजूद एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अभी भी इनकॉम्प्रिहेंसिबली लॉन्ग टाइम लगता है। गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड की डिस्टेंस इतनी वास्ट है कि स्पीड ऑलमोस्ट मीनिंगलेस बन जाती है। ये ऐसे है जैसे अर्थ के इक्वेटर के अराउंड स्प्रिंट करने की कोशिश करना। चाहे आप हाईवे स्पीड्स पर रन कर सको, शेयर डिस्टेंस को क्रॉस करने में फॉरएवर लग जाएगा। स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर के करीब हमसे तेज मूव करते हैं, दूर के स्टार्स स्लो मूव करते हैं। ये एक स्पाइरल पैटर्न क्रिएट करता है जो पिन व्हील की तरह रोटेट करता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टार्स स्पाइरल आर्म्स में अपनी पोजीशंस मेंटेन नहीं करते। आर्म्स खुद स्टार्स की फिक्स स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, वो डेंसिटी वेव्स हैं, रीजन्स जहां स्टार्स टेम्परेरीली क्लस्टर करते हैं जब वो पास थ्रू करते हैं, जैसे कार्स ट्रैफिक में बंच अप करते हैं। जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं वो हमारे ऑर्बिट के अंदर के मास से डिटरमिन होती है। सारे स्टार्स, गैस, डस्ट और मिस्टीरियस डार्क मैटर जो हमारे और सेंटर के बीच है, वो ग्रेविटेशनल पुल कंट्रीब्यूट करता है। वो पुल हमें एक्सेलरेट करता है। ये हमें इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फ्लाई ऑफ होने से रोकता है। ये इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड मोमेंटम के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है।
अगर हम स्लोअर मूव करते तो हम इनवर्ट स्पाइरल करते, अगर हम फास्टर मूव करते तो हम गैलेक्सी को इंटायरली एस्केप कर जाते। हमारी करंट स्पीड एक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करती है, एक कॉस्मिक बैलेंस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से मेंटेन हो रहा है। सोलर सिस्टम ने जब से फॉर्म हुआ है रफली 20 ऑर्बिट्स बनाए हैं। 20 लैप्स एक ऐसे ट्रैक के अराउंड जो इतना लार्ज है कि हर लैप ईऑन्स लेता है। दूसरी गैलेक्सीज और भी तेज मूव करती हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ 200,000 माइल्स पर आवर से रश कर रही है। जब ये पहुंचेगी दोनों गैलेक्सीज को कुछ नया रीशेप कर देगा, लेकिन वो अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है। अब मैं आपको एक और इमीडिएट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। एक ऑर्बिट में कितना टाइम लगता है? मैं बताती हूँ। जब लास्ट टाइम अर्थ ने गैलेक्सी में ये एग्जैक्ट पोजीशन ऑक्यूपाई किया था, डायनासोर्स प्लैनेट पर डोमिनेट करते थे। मैमल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सिर्फ स्मॉल क्रीचर्स की तरह जो शैडोज में छुप रहे थे। कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट पोजीशंस में बैठे थे। क्लाइमेट की आज से कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। कोई भी स्पीशीज जो आप जानते हो वो इवॉल्व नहीं हुई थी। इस पीरियड को कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। ये वो टाइम है जो हमारे स्टार और उसके प्लैनेट्स को मिल्की वे के सेंटर के अराउंड एक फुल ऑर्बिट कंप्लीट करने में चाहिए। कंफर्म ड्यूरेशन है रफली 25 मिलियन अर्थ ईयर्स। कुछ एस्टिमेट्स 200 मिलियन सजेस्ट करते हैं, दूसरे इसे 230 मिलियन तक पुश करते हैं। वेरिएशन हमारी ऑर्बिटल स्पीड और जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं दोनों को मेजर करने में अनसर्टेनिटीज से आती है। इसके बारे में सोचो, इसका क्या मतलब है? जब से अर्थ रफली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ, प्लैनेट ने सिर्फ रफली 18 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं, 18 ट्रिप्स गैलेक्सी के अराउंड। ह्यूमन सिविलाइजेशन शायद 10,000 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है। ये एक सिंगल गैलेक्टिक ईयर के 1/25,000 से भी कम है। ब्लिंक करो और आप इसे मिस कर दोगे। लास्ट गैलेक्टिक ईयर ने पूरी इकोसिस्टम्स का राइज और फॉल देखा। ट्रायासिक पीरियड शुरू हुआ, डायनासोर्स इमर्ज और डाइवर्सिफाई हुए, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटना शुरू हुआ। मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस ने प्लैनेट को रीशेप किया। पर्मियन एक्सटिंक्शन, अर्थ की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट मास एक्सटिंक्शन अकर हुई। 90% से ज़्यादा मरीन स्पीशीज वैनिश हो गई। लाइफ कंप्लीट एनाहिलेशन के और किसी भी टाइम से ज़्यादा करीब आ गई। जब तक हम करंट गैलेक्टिक ईयर कंप्लीट करेंगे, कॉन्टिनेंट्स अनरिकग्नाइजेबल कन्फिगरेशंस में ड्रिफ्ट कर चुके होंगे। नए माउंटेन रेंजेस राइज हो चुके होंगे। पुराने वंस इरोड होकर नथिंग बन चुके होंगे। आज जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवॉल्व हो चुके होंगे। क्लाइमेट मल्टीपल टाइम्स शिफ्ट हो चुकी होगी। आइस एजेस आते और जाते रहेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर सर्वाइव करती है, अनरिकग्नाइजेबल होगी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री की एंटायरिटी, पहले सिटीज से स्पेस एक्सप्लोरेशन तक, एक गैलेक्टिक ईयर के 1/40,000 से भी कम रिप्रेजेंट करती है। आप एक सिंगल ऑर्बिट में 40,000 ह्यूमन सिविलाइजेशंस फिट कर सकते हो, हर एक हमारी जितनी लंबी लास्टिंग। ऑर्बिटल पीरियड परफेक्टली रेगुलर भी नहीं है। दूसरे स्टार्स के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस, स्पाइरल आर्म्स के थ्रू पैसेज और मैसिव गैस क्लाउड्स के साथ एनकाउंटर्स सब हमारी स्पीड में टाइनी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी हम स्लाइटली फास्टर मूव करते हैं, कभी स्लाइटली स्लोअर। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये वेरिएशंस एवरेज आउट हो जाते हैं, लेकिन वो रियल हैं। अब मैं आपको 26,000 लाइट ईयर्स का एक्चुअल मतलब बताती हूँ। आप ये वर्ड्स पढ़ते हो और आपका ब्रेन उन्हें इन्फॉर्मेशन की तरह प्रोसेस करता है, लेकिन आप ट्रूली कॉम्प्रिहेंड नहीं करते कि इनका मतलब क्या है। आप नहीं कर सकते। ह्यूमन माइंड ट्रिलियंस ऑफ माइल्स में मेजर की गई डिस्टेंसेस को ग्रास्प करने के लिए इवॉल्व नहीं हुई थी। मैं आपको समझने में हेल्प करती हूँ। एक कमर्शियल जेट लो, वो जो आपको वेकेशन पर ले जाती है। वो जेट रफली 500 माइल्स पर आवर क्रूज करती है। अब इमेजिन करो उस जेट को गैलेक्टिक सेंटर की तरफ पॉइंट करना और इंजन्स को कंटिन्यूअसली रनिंग रखना। कभी लैंडिंग नहीं, कभी रिफ्यूलिंग नहीं, बस एम्प्टी स्पेस के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन में क्रूजिंग स्पीड पर। सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बताती हूँ, रफली 6 मिलियन ईयर्स। जेट को जब से मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली फ्लाई करना पड़ेगा, और ये सिर्फ पार्ट वे ही होगी। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पूरा स्पैन हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स से लेकर प्रेजेंट तक जर्नी का एक फ्रैक्शन भी कवर नहीं करेगा। लाइट सेम ट्रिप 26,000 ईयर्स में करती है, लेकिन लाइट 670 मिलियन MPH पर मूव करती है।
कुछ भी फास्टर मूव नहीं कर सकता। लाइट यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट रिप्रेजेंट करती है और लाइट भी वॉइड के थ्रू बिना रेस्ट के रेस करती हुई गैलेक्सी के हार्ट तक पहुंचने में 26 मिलेनिया लेती है। इसका मतलब कुछ प्रोफाउंड है। जब आप कॉन्स्टलेशन सैजिटेरियस की तरफ देखते हो, जहां गैलेक्टिक सेंटर है, तो आप वहां जो अभी एग्जिस्ट करता है वो नहीं देख रहे। आप वो देख रहे हो जो वहां 26,000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। एग्रीकल्चर से पहले, राइटिंग से पहले, सिविलाइजेशन से पहले। आज रात आपकी आइज तक पहुंचने वाली लाइट गैलेक्टिक कोर से तब निकली थी जब ह्यूमंस अभी हंटर गैदरर्स थे और केव वॉल्स पर पेंट कर रहे थे। अगर गैलेक्टिक कोर अभी एक्सप्लोड हो जाए तो हमें 26,000 ईयर्स तक पता नहीं चलेगा। एक्सप्लोजन ऑलरेडी हो चुका हो सकता है। हमें कोई वार्निंग नहीं होगी, कोई साइन नहीं। उस कैटास्ट्रफी से निकली लाइट अभी भी डार्कनेस के थ्रू हमारे तरफ रेस कर रही है और ये मिलेनिया बियॉन्ड काउंट तक नहीं पहुंचेगी। डिस्टेंस और टाइम इस स्केल पर सेम चीज बन जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी टाइम ट्रैवल है। हर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो आप ऑब्जर्व करते हो आपको उसका पास्ट दिखाता है। जितना दूर आप देखते हो उतना पीछे आप देखते हो। गैलेक्टिक सेंटर आपके पास्ट में एग्जिस्ट करता है, लाइट की स्पीड लिमिट से परमानेंटली डिलेड। रेडियो सिग्नल्स भी लाइट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। अगर गैलेक्टिक कोर पर एलियंस आज रेडियो वेव्स यूज करके हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो उनका मैसेज अराइव होने में 26,000 ईयर्स लगेंगे। जब तक हम इसे रिसीव करते और रिप्लाई सेंड करते और 26,000 ईयर्स पास हो जाते बिफोर वो हमारा रिस्पॉन्स सुनते। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में 50,000 ईयर्स से ज्यादा लग जाते। अब मैं आपको स्केल मॉडल से इनकॉम्प्रिहेंसिबल को समझाती हूँ। चलिए गैलेक्सी को श्रिंक करते हैं। इमेजिन करो पूरी गैलेक्सी कंप्रेस हो गई अंटिल ये परफेक्टली नॉर्थ अमेरिका के ऊपर फिट हो गई। गैलेक्टिक डिस्क अटलांटिक से पैसिफिक तक, कनाडा से मेक्सिको तक स्ट्रेच करती है। 100,000 लाइट ईयर्स कंप्रेस होकर रफली 3,000 माइल्स बन गए हैं। इस स्केल पर हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमारे स्टार से लेकर नेपट्यून की ऑर्बिट तक एक सिंगल ब्लड सेल के साइज का श्रिंक हो जाता है। बास्केटबॉल नहीं, मार्बल नहीं, एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो नेकेड आई से इनविजिबल है। आप 1 इंच के अक्रॉस मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स फिट कर सकते हो। अर्थ खुद में, मैं बताती हूँ, अर्थ एटॉमिक से भी छोटी बन जाती है। आप इसे किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट की तरह एग्जिस्ट करता, एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन जो फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत छोटा है। सब कुछ जो आप जानते हो, हर कोई जो कभी जिया, सारी ह्यूमन हिस्ट्री एटॉमिक डायमेंशन से भी कम में कंप्रेस्ड। हमारे स्टार और नियरेस्ट नेबरिंग स्टार के बीच का डिस्टेंस रफली 4 लाइट ईयर्स इस स्केल पर रफली 1 इंच बन जाता है। 1 इंच एम्प्टी स्पेस एक ब्लड सेल और नेक्स्ट के बीच। स्टार्स अपने साइज के रिलेटिव में अस्टॉनिशिंगली दूर हैं। गैलेक्सी मोस्टली एम्प्टीनेस है, टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट से पंक्चुएटेड जो कॉस्मिक वॉइड से सेपरेटेड हैं। ओरायन आर्म में हमारी पोजीशन, हम कैंसस के ऊपर कहीं बैठेंगे। गैलेक्टिक सेंटर ईस्ट कोस्ट पर वॉशिंगटन डीसी के करीब होगा। गैलेक्सी की एज वेस्ट कोस्ट पर लॉस एंजलिस तक पहुंचेगी। कोर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, नेशन के कैपिटल में बैठे सैंड के ग्रेन से भी छोटा होगा। लेकिन यहाँ जो आपका इंट्यूशन ब्रेक करता है वो ये, इस स्केल पर गैलेक्सी की थिकनेस वो 1000 लाइट ईयर्स थिन डिस्क सिर्फ 30 मीटर्स मेजर करेगी। नॉर्थ अमेरिका को एक ग्लास शीट की तरह इमेजिन करो जो 30 मीटर्स थिक है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम रहते हैं, एक कॉन्टिनेंट साइज्ड विंडो पेन जो स्पेस के थ्रू फ्लोट कर रहा है। अब मैं आपको काउंटिंग समझाती हूँ। 10 तक काउंट करो, रफली 10 सेकेंड्स लगते हैं। 100 तक मे बी 2 मिनट्स। अब 1 बिलियन तक काउंट करने की कोशिश करो। एक्चुअली ट्राई मत करो। अगर आप बिना सोए हर सेकेंड एक नंबर काउंट करते तो आपको 32 ईयर्स चाहिए होते। आप फिनिश करने से पहले ओल्ड एज से मर जाते। मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं? 100 बिलियन और 400 बिलियन के बीच। एग्जैक्ट नंबर अनसर्टन रहता है क्योंकि फेंट स्टार्स ग्रेट डिस्टेंसेस पर डिटेक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन 100 बिलियन का कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी आपके सिग्निफिकेंस के सेंस को शैटर कर देना चाहिए। 100 बिलियन स्टार्स का मतलब 100 बिलियन स्टेलर सिस्टम्स। मोस्ट स्टार्स के प्लैनेट्स हैं। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस कंफर्म करते हैं कि प्लैनेटरी सिस्टम्स रूल हैं, एक्सेप्शन नहीं। ये सजेस्ट करता है कि कम से कम 100 बिलियन प्लैनेट्स हमारे गैलेक्सी में अकेले एग्जिस्ट करते हैं। उन प्लैनेट्स में से कई हैबिटेबल जोन्स में ऑर्बिट करते हैं जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। अर्थ 100 बिलियन में से एक प्लैनेट है। हमारा स्टार 100 बिलियन में से एक है। आप बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से एक, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से एक पर हो जो बिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक को ऑर्बिट कर रहे हो।
इनसिग्निफिकेंस की लेयर्स स्टैक अप होती हैं अंटिल मीनिंग डिसॉल्व हो जाती है। मैं आपको और विसरल बनाकर बताती हूँ। इमेजिन करो गैलेक्सी के हर स्टार को एक सैंड का ग्रेन है। आपको कई ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भरने के लिए काफ़ी सैंड चाहिए। अब इमेजिन करो उन पूल्स में से एक स्पेसिफिक सैंड के ग्रेन को फाइंड करने की कोशिश करना। दैट्स द चैलेंज ऑफ लोकेटिंग हमारा स्टार फ्रॉम आउटसाइड द गैलेक्सी। हम बैकग्राउंड से इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, क्राउड में लॉस्ट। स्टार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। सेंट्रल बल्ज में हाईएस्ट डेंसिटी है। बिलियंस ऑफ स्टार्स एक रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम में पैक्ड हैं। हमारे सबर्बन नेबरहुड से काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड। स्पाइरल आर्म्स में बाहर स्टार्स थिनर स्प्रेड होते हैं। उनके बीच के स्पेसेस वाइडन होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स डिफरेंट रीजन्स पॉपुलेट करते हैं। डिस्क में यंग हॉट स्टार्स हैं जो ब्लू और वाइट बर्न करते हैं। ये स्टार्स रिसेंटली गैस क्लाउड से फॉर्म हुए और एज होने का टाइम नहीं मिला। सेंट्रल बल्ज येलो और रेड ग्लो करता है एंशिएंट स्टार्स से जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम्स कॉमन हैं। सारे स्टार्स में से हाफ से ज़्यादा के कम से कम एक कंपेनियन है। कुछ स्टार्स ट्रिपल या क्वाड्रुपल सिस्टम्स में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन मोस्ट स्टार्स डिम हैं। रेड ड्वार्फ्स सबसे स्मॉलेस्ट और फेंटेस्ट स्टार्स बाकी सब टाइप्स को कंबाइंड आउट नंबर करते हैं। वो इतनी स्लोली बर्न करते हैं कि यूनिवर्स की करंट एज से भी आउटलिव करेंगे। और इन सब स्टार्स के बीच, इन सब वर्ल्ड्स के बीच, इस सारी वास्टनेस के बीच कितनी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं? कितनी अभी अपने स्काई को देखकर वही क्वेश्चन पूछ रही हैं जो हम पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने मिल्की वे को बाहर से कभी फोटोग्राफ नहीं किया। आपने इमेजेस देखी हैं, ब्यूटीफुल स्पाइरल आर्म्स जो ब्राइट कोर से आउटवर्ड कर्ल। अब मैं आपको बताती हूँ हम कितने लकी हैं। हम गैलेक्टिक सेंटर से 26,000 लाइट ईयर्स ऑर्बिट करते हैं। ये डिस्टेंस रैंडम नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल का रीजन है। गैलेक्टिक कोर वायलेंट है, स्टार डेंसिटी वहाँ पीक करती है। स्टार्स इतने करीब हैं कि एक दूसरे के प्लैनेटरी सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रेडिएशन इंटेंस है, एक्स रेज और गामा रेज कंटिन्यूअसली एमिट हो रहे हैं। कोर के करीब बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल हमारी नेबरहुड से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हायर है। अगर अर्थ गैलेक्टिक सेंटर के करीब एक स्टार को ऑर्बिट करती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। रेडिएशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर देता, म्यूटेशंस इतनी रैपिडली अकर होते कि एवोल्यूशन स्टेबलाइज नहीं हो सकता। लेकिन हम गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन में हैं, वो स्वीट स्पॉट जहां कंडीशंस कॉम्प्लेक्स लाइफ को फेवर करती हैं। हम कोर से इतने दूर हैं कि रेडिएशन से बच सके, फिर भी इतने करीब हैं कि केमिकल एनरिचमेंट का बेनिफिट ले सके। हमारी ऑर्बिट नियरली सर्कुलर है, एक रेयर एडवांटेज। लोकल बबल भी हमें प्रोटेक्ट करता है, एंशिएंट सुपरनोवे से कार्व्ड आउट प्रोटेक्टिव ककून जो हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स एक्सटेंड करता है। अब शॉकिंग ट्रूथ, 90% गैलेक्सी का मास इनविजिबल है। इसे कहते हैं डार्क मैटर। हम इसे सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया जब उन्होंने देखा कि आउटर स्टार्स सेंटर के स्टार्स जितनी फास्ट ऑर्बिट कर गए हैं। ये इम्पॉसिबल होना चाहिए। विजिबल मैटर इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब एडिशनल मास होना चाहिए। डार्क मैटर हेलो जो विजिबल डिस्क को सराउंड करता है। कितना? 10 टाइम्स द मास ऑफ ऑल विजिबल स्टार्स कंबाइंड। क्या है डार्क मैटर? अननोन। डेकेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए इसे डिटेक्ट करने में। ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, ये नॉर्मल मैटर के थ्रू जैसे घोस्ट्स पास हो जाता है। गैलेक्सी की मास मोस्टली मिस्ट्री है। अब फ्यूचर, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ रश कर रही है। कोलिजन इनएविटेबल है, रफली 4.5 बिलियन ईयर्स में। एंड्रोमेडा मैसिव है, इसकी डायमीटर हमसे नियरली डबल है। इसमें 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं। जब कोलिजन होगा, स्टार्स रेयरली एक दूसरे से हिट करेंगे। डिस्टेंसेस बहुत वास्ट हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल केओस रेन करेगा। स्टेलर ऑर्बिट्स वायलेंटली डिसरप्टेड होंगे। कुछ स्टार्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फ्लंग होंगे, फॉरएवर ऑफेंड। गैस क्लाउड स्पेक्टैक्युलरली कोलाइड करेंगे, ट्रिगरिंग एनॉर्मस स्टार फॉर्मेशन बर्स्ट्स। मर्ज्ड गैलेक्सी बिलियंस ऑफ न्यू स्टार्स की लाइट से ब्लेज करेगा। रिजल्ट, एक इलिप्टिकल गैलेक्सी, मिल्कोमेडा। स्पाइरल आर्म्स वैनिश हो जाएंगी। हमारी सोलर सिस्टम का फेट अनसर्टेन है। मोस्ट लाइकली एक नए ऑर्बिट में थ्रोन होगी, लेकिन डायरेक्ट कोलिजन विद अनदर स्टार एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अनलाइकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरीथिंग इन योर बॉडी स्टार्स के अंदर फॉर्ज हुआ जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक्सप्लोड हुए। आपकी बोन्स में कैल्शियम, ब्लड में आयरन, जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हो, आपका डीएनए फॉर्म करने वाला कार्बन, सब स्टेलर फर्नेसेस में मैन्युफैक्चर हुआ और सुपरनोवे से स्कैटर हुआ। स्टार्स एलिमेंट फैक्ट्रीज हैं, वो हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं। लार्जर स्टार्स कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन तक जाते हैं।
फ्यूजन आयन पर स्टॉप हो जाती है। जब मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं एज सुपरनोवे, तब आयन से हेवियर एलिमेंट्स फॉर्ज होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यूरेनियम। आपके बॉडी में एटम्स एंशिएंट हैं, अर्थ से पुराने, सोलर सिस्टम से पुराने। वो गैलेक्सी के अक्रॉस ट्रैवल कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में, अर्लियर प्लैनेटरी सिस्टम्स में, स्टेलर विंड से एक्सपेल्ड होते हुए। आपका बॉडी गैलेक्सी की हिस्ट्री के अक्रॉस एटम्स का कलेक्शन है। ये आपको लिटरली गैलेक्सी से कनेक्टेड बनाता है। आप उससे सेपरेट नहीं हो, आप उससे बने हो। अब फाइनल ट्रूथ, वो पैराडॉक्स जो आपका माइंड ब्रेक कर देगा। आप अब्सर्डली, इम्पॉसिबली, इनकॉम्प्रिहेंसिबली स्मॉल हो। एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एक डस्ट मोट से बैरली बड़े प्लैनेट पर एक स्टार ऑर्बिट कर रहा है जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में से एक है, एक गैलेक्सी में जो ट्रिलियंस में से एक है। आपको अभी एग्जिस्टेंस से रिमूव किया जा सकता है और यूनिवर्स नोटिस नहीं करेगा। कोई कॉस्मिक बैलेंस शिफ्ट नहीं होगा, कुछ भी केयर नहीं करेगा। और फिर भी डिस्पाइट दिस क्रशिंग इनसिग्निफिकेंस, आपके पास कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स के पास नहीं है, कॉन्शियसनेस, समझने की एबिलिटी। गैलेक्सी इमेंस है लेकिन अनअवेयर, आप टाइनी हो लेकिन अवेयर। ये आपको किसी भी गैलेक्सी से ज्यादा रिमार्केबल बनाता है। गैलेक्सी अपने ओन साइज को कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकती। सुपर मैसिव ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स पॉन्डर नहीं कर सकता। स्पाइरल आर्म्स अपनी फॉर्मेशन के बारे में वंडर नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। आप स्पेस की वास्टनेस देखकर इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। आप ऐसे स्केल्स ग्रास्प कर सकते हो जो आपको ट्रिलियन से डुआफ करते हैं। यूनिवर्स ने बहुत कम ऐसी चीजें प्रोड्यूस की हैं जो खुद को अंडरस्टैंड करने में केपेबल हैं। आप उनमें से एक हो। ये अवेयरनेस बिजार है। आप एटम्स का एक पैटर्न हो, टेम्परेली ऑर्गेनाइज्ड इन अ थिंकिंग स्ट्रक्चर। एटम्स एंशिएंट हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने, काउंटलेस स्टार्स के थ्रू रिसाइकल्ड, लेकिन जो पैटर्न वो फॉर्म करते हैं, आप यूनिक हो। आप डेकेड्स एग्जिस्ट करोगे, मे बी अ सेंचुरी, फिर पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अपने ब्रीफ एग्जिस्टेंस के दौरान आप इन्फिनिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये फैक्ट कि आप स्मॉल हो आपको लार्ज को अंडरस्टैंड करने से प्रिवेंट नहीं करता। ये कॉन्शियसनेस के बारे में स्ट्रेंजेस्ट चीज़ है। ये स्केल इंडिपेंडेंट है। ह्यूमंस ने अपनी ट्रू कॉस्मिक पोजीशन सिर्फ रफली एक सेंचुरी से समझी है। पहले हम सोचते थे कि हम सेंटर में हैं, हम सोचते थे गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स है। हर अजम्पशन गलत थी, लेकिन अब हम जानते हैं। ये नॉलेज डिप्रेसिंग लगती है। व्हाट्स द पॉइंट अगर हम इतने स्मॉल हैं? मैं आपको आंसर देती हूँ। पॉइंट ये है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गैलेक्सी नहीं पूछ सकती। स्टार्स मीनिंग के बारे में वंडर नहीं कर सकते, ब्लैक होल्स एग्जिस्टेंस कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। ये एबिलिटी, ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस इस कॉस्मॉस के इस कॉर्नर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अकेले हो सकते हैं, लाइफ रेयर हो सकती है। अगर ये ट्रू है तो आप सिर्फ स्मॉल नहीं हो बल्कि प्रेशियस भी हो। आप स्पेस में उन फ्यू पॉइंट्स में से एक हो जहां यूनिवर्स अपने बारे में अवेयर हो गया है। या शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, शायद कॉन्शियसनेस कॉमन है। अगर ये ट्रू है तो आप अभी भी रिमार्केबल हो, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्फिनिटी डिस्पाइट योर साइज। मिल्की वे 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है। आप शायद 6 फीट टॉल हो, आप गैलेक्सी के कंपैरिजन में एक एटम से भी छोटे हो, लेकिन आप इस रेशियो को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। गैलेक्सी नहीं कर सकती। ये है अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। आप इन्फिनिटिसिमली स्मॉल हो, कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। गैलेक्सी नोटिस नहीं करेगी अगर अर्थ वैनिश हो जाए, और फिर भी आप गैलेक्सी को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग आपको सिग्निफिकेंट बनाती है, एक ऐसी तरह से जो साइज कभी नहीं बना सकता। साइज सब कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कुछ है, कॉन्शियसनेस कुछ है, अवेयरनेस कुछ है। आप तीनों पोजेस करते हो, गैलेक्सी कोई नहीं। आप सबसे कॉम्प्लेक्स चीज हो जो गैलेक्सी ने कभी प्रोड्यूस की है। पहली चीज जो एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकती है कि ये क्या है। मिल्की वे वास्ट है, लेकिन आप कॉन्शियस हो, और कॉन्शियसनेस चाहे कितनी भी ब्रीफ और स्मॉल हो, ये वो ओनली चीज है जो वास्टनेस को मीनिंग देती है। आपके बिना गैलेक्सी सिंपली एग्जिस्ट करती, इसका कुछ मतलब नहीं होता। आप वो पार्ट हो जो मैटर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई, अगर आपने रियलाइज किया कि आप स्मॉल होने के बावजूद कितने प्रेशियस और यूनिक हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा क्या माइंड ब्लोइंग लगा। याद रखना, साइज डजंट डिफाइन सिग्निफिकेंस, कॉन्शियसनेस डज। आप स्मॉल हो लेकिन अवेयर हो। आप एटम्स का टेम्पररी पैटर्न हो जो इन्फिनिटी को अंडरस्टैंड कर सकता है। यही तुम्हें यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग क्रिएशन बनाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक एडवेंचर में। अंटिल देन, लुक अप एट द नाइट स्काई, और याद रखो कि आप लिटरली टाइम के थ्रू देख रहे हो। स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड। बाय।